हेलो एवरीवन। आज हम फिर क्लास 12 के करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल के साथ आपके सामने है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल ये टर्म यूज किया जाता है जब भी हम कोई सेल सर्किट में यूज करते हैं, उस समय की बात होती है। ये टर्म जो यूज होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल, ये किसी सेल या बैटरी के लिए एप्लीकेबल होता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल, ये बात आप समझिए। पहले हम ये समझते हैं कि हमारा सेल क्या होता है। तो सेल तो बहुत होते हैं। बायोलॉजी में सेल का मतलब कुछ और होता है, मार्केटिंग में सेल का मतलब कुछ और होता है, और फिजिक्स में सेल का मतलब कुछ और होता है। तो सेल क्या होता है? तो जब भी हम कोई सेल या बैटरी बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, आप वो देख लीजिए। पहले सेल बनाने के लिए हम लोग ये कैबिनेट लेते हैं। कैबिनेट में ये दो अलग अलग मटेरियल की दो रॉड डाली जाती हैं और इस रॉड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये रॉड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड। एक पॉजिटिव टर्मिनल का इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव टर्मिनल का इलेक्ट्रोड है। एक को हम कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड बोलते हैं। ये एक कैबिनेट हो गया। इस कैबिनेट में हमने दो ये रॉड्स डाली, इस रॉड को बोला गया इलेक्ट्रोड। और इसमें कोई एसिडिक मीडियम भरा जाता है। आप लोगों ने घर में बैटरी देखी होगी, इन्वर्टर की बैटरी या पेंसिल बैटरी जो आप वॉल क्लॉक में यूज करते हैं, वो है इलेक्ट्रोलाइट। इस रॉड को हम लोगों ने क्या बोला? इस रॉड को कंबाइंडली बोला इलेक्ट्रोड। और ये जो लिक्विड भरा गया, इस लिक्विड को बोला गया इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, H2SO4। तो जब हम इस बैटरी को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने में ये इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 जो यूज किया गया है, ये अपने आयंस में ब्रेक होता है। इलेक्ट्रोलाइट हम ये एसिड यूज कर रहे हैं H2SO4, और ये H2SO4 जो है वो अपने आयंस में ब्रेक होता है। तो आप केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, आप ये बता सकते हैं कि H2SO4 जब अपने आयंस में ब्रेक होगा तो ये क्या बनाएगा? तो चार्जिंग के समय हम लोग इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं और ये बैटरी हमारी चार्ज होती है। चार्ज होने के दौरान ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ये अपने आयंस में टूटता है। ये आयंस में टूटेगा 2H+ और प्लस SO4 2-। ये अपने दो पार्ट में टूटा, कैटायंस और एनायंस। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये 2H+ और ये SO4 2-। अब जब हमने कनेक्ट किया हुआ है तो हमारे एक टर्मिनल पर ये नेगेटिव आयंस, यानी कि अगर जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं, ये अभी चार्जिंग की सिचुएशन बना रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिएगा। चार्ज करने के लिए मान लीजिए हमने ऐसे इसको कनेक्ट किया बैटरी को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से, तो ये वाला इलेक्ट्रोड जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये SO4 2- इस पर जाके चिपक जाएगा। क्योंकि इस पर बाई नेचर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये SO4 2- का जो आयन है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल वाले पर जाके चिपक जाएगा। और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये 2H+ का जो आयन है ये नेगेटिव टर्मिनल वाले पे जाके चिपक जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस को ब्रेक होना था वो ब्रेक हो गया और ये अपना अपना टर्मिनल पकड़ के बैठ गया। हमारी बैटरी चार्ज हो गई। ठीक, उसके बाद जब हम इस बैटरी को यूज करना शुरू करते हैं, तो यूज करने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने अब इस बैटरी के टर्मिनल्स को किसी बाहर के रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट किया। तो बाहर के रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट किया, मान लीजिए हमने ये रेजिस्टेंस लगा दिया। अब यहां नेगेटिव टर्मिनल चार्जेस इकट्ठा हैं, तो इट मींस कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहां पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठा है, तो इट मींस कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है।
अब नेगेटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव आयंस इधर और पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव आयन इधर का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। ये चलने लगे, चलिए चलने लगे तो इस सर्किट में हमारा करंट फ्लो होने लगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे चला, इधर से आया ये ऐसे और इधर से इधर, यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइट्स में आयन का ट्रांसफर हो रहा है एंड दैट आयंस इज द चार्ज कैरियर्स। इस इलेक्ट्रोलाइट में इन आयन का ट्रांसफर हो रहा है, ये आयन के ट्रांसफर होने की वजह से ही इस सर्किट में हमारे करंट फ्लो कर रहा है। तो ये आयंस जब चलेंगे तो इनमें आपस में कोलिजन होते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट्स के बाकी जो सॉल्वेंट्स हैं उसमें उसके साथ ये कोलाइड करेंगे। तो कोलाइड करेंगे तो यानी कि आयन के फ्री फ्लो होने में रास्ते में ऑब्स्टिकल आएगा, और चार्ज कैरियर्स के रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल को हम लोग पहले से डिफाइन कर चुके हैं कि वो क्या होता है, उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। चार्ज कैरियर के फ्लो होने में रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल आता है उस ऑब्स्टिकल को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यानी कि एक तो जो ये बाहर का रेजिस्टेंस हमने लगा रखा ही है, लेकिन इसके अंदर भी एक तरह का रेजिस्टेंस ऑफर होता है। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी इन आयंस के फ्लो में जो ऑब्स्टिकल आता है वो इसके अंदर का भी एक रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये बात हम लोग पहले समझ गए कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करेंगे, और ये जो बाहर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोगों ने लगा रखा है इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करेंगे। तो पहले तो ये टर्म क्लियर हो गया कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब बात ये आती है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है किन किन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर सेल के लिए, हालांकि आगे के कैलकुलेशन में हमको इस बात से कोई बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस बात पे डिपेंड करेगा, फिर भी एक छोटे मोटे नॉलेज के लिए हम ये जान लेते हैं। तो पहला ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा हमारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ये बात हम लोग रेजिस्टेंस वाले केस में भी पढ़ चुके थे कि वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होती है रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। उसका कारण भी हम लोगों ने समझा था कि चार्ज कैरियर्स को जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे, तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का गैप ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। दूसरा है कि द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, किस तरह के मटेरियल का हम लोग कॉपर और जिंक यूज करते हैं। आप कोई भी दो, आप ग्रेफाइट यूज कर सकते हैं, तो किस तरह का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उस तरह के मटेरियल पे भी हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये सेल जो है वो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट से मिलके बन रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स इन दोनों के नेचर पे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज द एरिया ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। ये एरिया जितना ज्यादा होगा, मतलब ये कि हम एक पतली सी रॉड लगाएं और कोई चौड़ी प्लेट लगाएं, तो अगर पतली रॉड लगाएंगे तो उसका एरिया कम होगा और चौड़ा प्लेट लगाएंगे तो उसका एरिया ज्यादा होगा। तो जितना ही इलेक्ट्रोड का एरिया ज्यादा होगा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। यानी एक ये फैक्टर ऐसा है जिसके साथ इनवर्सली रिलेटेड है, एरिया ज्यादा हुआ तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया। खैर ये बात हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज किस बात पे डिपेंड करती हैं ये समझिए। अब आते हैं अपने मेन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात पे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है। मान लीजिए कि हम लोगों ने एक सर्किट बनाया जिसमें हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये कैपिटल R का यूज कर रहे हैं। यहां हम लोगों ने एक बैटरी का सोर्स लगाया
लेकिन इस बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस भी मौजूद है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद है तो उसको हम लोग यहाँ छोटा सा स्मॉल r से रिप्रेजेंट करके उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे स्मॉल r। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और ये टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, इस बात को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप ये बताइए कि अभी हम लोगों ने जो सेल का कंस्ट्रक्शन समझा, उस कंस्ट्रक्शन में ये देखा कि जब उसमें करंट चलेगा, उसको बाहर के किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हम लोगों ने कनेक्ट किया और जब उसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ तो उस बेचारे के घर के अंदर बवाल शुरू हो गया। उसके घर के अंदर जो है वो बवाल शुरू हो गया, जो इंटरनल रेजिस्टेंस था, यानी घर के अंदर ही उसके काम का विरोध शुरू हो गया। तो बाहर के विरोध से तो उसको लड़ना ही लड़ना है, लेकिन उसको अपने घर के अंदर भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। यू हैव अ पोटेंशियल टू परफॉर्म दिस एक्शन, बट आप जरा कॉमन लाइफ एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए देखिए तो आपको ये समझ में आएगा कि बच्चा जो है वो करने में सक्षम था, वो कर सकता था, वो कैपेबल था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, नहीं कर पाया। ठीक है, वो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहता था, लेकिन वो यूपीएससी क्रैक ना करके एक सिंपल सा टीचर, गवर्नमेंट टीचर बन के रह गया। वो यूपीएससी के लेवल तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि द लेवल ऑफ द टीचर इज स्मॉल, नो, टीचर का लेवल स्मॉल नहीं होता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टीचर, तो हम ये नहीं कह सकते। फिर भी आज की सोसाइटी में जो चल रहा है, आज की सोसाइटी में जल्दी टीचर बनना कोई नहीं चाहता है। अच्छे टीचर से पढ़ना सब चाहते हैं, लेकिन टीचर बनना कोई नहीं चाहता है। तो मान लीजिए कि वो बच्चा किसी बहुत हाईफाई एग्जाम की तैयारी कर रहा था, वो चाहता तो यूपीएससी क्वालिफाई करके और आईपीएस के पोस्ट पे डिप्यूट हो सकता था, लेकिन वो ड्यू टू सम इंटरनल प्रॉब्लम्स सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल की रैंक तक का ही एग्जाम क्वालिफाई कर पाया और वो वहीं रह गया। तो वो उसके अंदर पोटेंशियल था, वो कर सकता था। जो कर सकता था वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो वो कर सकता था, ये सेल जितना करंट चला सकता था, जितना करंट चलाने की कैपेबिलिटी रखता था, जितना करंट चलाने की ताकत रखता था, वो ताकत कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जो वो कर रहा है, जो कर, आप ये डिफरेंस ध्यान से समझिएगा कि जो वो कर सकता था और जो वो कर रहा है, इन दोनों में अंतर तो समझ ही गए होंगे कि वो यूपीएससी क्वालिफाई करके आईपीएस बन सकता था, बट नाउ ही इज वर्किंग एज ए कांस्टेबल। तो जो वो कर सकता था वो हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जो वो कर रहा है वो है टर्मिनल पोटेंशियल। उसके अंदर ये ई देने की ताकत थी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, तो उसके अंदर ये ई देने की ताकत थी, वो कैपेबल था। लेकिन ड्यू टू सम इंटरनल प्रॉब्लम्स, ड्यू टू सम इंटरनल रीजंस, ड्यू टू सम इंटरनल अपोजेस, वो क्या दे पाया? तो वो दे पाया भी। देना, वो देने की कैपेबिलिटी उसकी कितनी थी? ई की। दे क्या पाया? भी। तो जो वो दे पाया वो है टर्मिनल पोटेंशियल, और जो वो दे सकता था वो है ईएमएफ। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे कि निश्चित रूप से इतना तो क्लियर हो ही गया कि द टर्मिनल पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोथ हैव सेम यूनिट, वोल्ट। इतना वो दे सकता था और इतना दे रहा है, इसमें कौन सा कम और कौन सा ज्यादा होगा? अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में कौन सा कम और कौन सा ज्यादा होगा, तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि जो वो कर सकता था वो ज्यादा सोचेगा, लेकिन वो जो कर पा रहा है वो थोड़ा तो कम होगा ही होगा। तो इट मींस कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल भी।
तो अब हमको ये पता करना है कि भाई साहब ये लैग कहाँ आया, तो लैग आया ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। कितना आया, तो कितना आया, तो उसके लिए हमारे पास किरचॉफ भाई साहब है। अब हम लोग इस चीज को एक बक्से में बंद कर देते हैं। इसको हम लोगों ने एक बॉक्स में बंद किया, क्योंकि भाई ये वो कर सकता था और ये उसका घरेलू मामला था, तो हम लोगों ने घर बना दिया। अब ये घरेलू मामला घर में ही रहेगा, ये घरेलू मामला था, क्योंकि घरेलू अपोज की वजह से दैट इज कॉल्ड इंटरनल, इसीलिए इसको इंटरनल बोला गया। वो बाहर से होने वाले किसी का अपोज नहीं है, वो अपोज उसके अपने खुद के घर में हो रहा है। तो ये खुद के घर में हो रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको एक घर बना दिया और घरेलू मामले को घर में रखा। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो ताकत का डिफरेंस होगा वही कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल। क्योंकि जो हम लोग सेल ले आते हैं ना, सेल आप देखे होंगे, सेल का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होता है, ऐसे होता है, ये पॉजिटिव होता है और इसका बॉटम जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये टर्मिनल हो गया पॉजिटिव, ये वाला। यहां आप सेल की तरह इस स्ट्रक्चर को यहां देखिए, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। इन दोनों के बीच जो हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल। तो अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो होगा भी, और यहां पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R। इस बैटरी की वजह से इसमें करंट चलना शुरू हुआ, करंट चला I, इस रेजिस्टेंस में भी करंट गया I, और ये करंट इधर से घूम के यहां आया। अगर हम सिर्फ इसको टर्मिनल पोटेंशियल मान के चलें तो हमको एक इक्वेशन जो कि ओम्स लॉ से मिलके आएगा, वो क्या आएगा, इतने दूर के लिए हम लोग पहले ओम्स लॉ लगा लेते हैं। तो इतने दूर के लिए जब ओम्स लॉ लगाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि V इक्वल टू आई आर। इतना बात आप याद रखें कि यहां ओम्स लॉ अप्लाई किया और इससे हमने इक्वेशन क्या लिखा, V इक्वल टू आई आर। ये हमारा हो गया पॉइंट 1। अब इस पूरे में किरचॉफ का लूप लॉ अप्लाई करिए, इस पूरे के लिए किरचॉफ का लूप लॉ अप्लाई करिए। यहां से शुरू किया A B C D और फिर A पर वापस लूप लिया हमने, A B C D A। अप्लाई किरचॉफ लूप लॉ। अगर यहां पे हम किरचॉफ का लूप लॉ अप्लाई करते हैं, फॉर लूप A B C D A, इस लूप के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आई आर का पोटेंशियल ड्रॉप माइनस आई आर, किरचॉफ लॉ पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, किरचॉफ लॉ को पूरे डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो यहां से हम लोगों ने इसको क्रॉस किया तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आई आर। अब वही करंट इस इंटरनल रेजिस्टेंस में भी जाएगा। जब करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा तो हम यहाँ फिर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जंप करेंगे और यहां हमको मिलेगा स्मॉल आर माइनस आई आर, और यहां आने के बाद हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव पे जंप कर रहे हैं। तो यानी कि पोटेंशियल हमारा बढ़ रहा है, दैट इज द प्लस E इक्वल टू 0। आई आर को हम लोगों ने पहले लिखा हुआ है V, और ये V को क्या बोला हुआ है, ये क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस V प्लस आई स्मॉल आर इक्वल प्लस E इक्वल टू 0। ठीक है, आप V को इधर माइनस आई आर, साइन गलत हो गया था, माइनस V माइनस आई आर प्लस C इक्वल टू 0। अब आप इस V को इधर लेके चले जाइए तो हमको क्या मिल जाएगा, V इक्वल टू E पॉजिटिव में
और माइनस आई आर नेगेटिव में। जो हम लोगों ने बात शुरुआत में डिस्कस करी कि इसके इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से जो वो कर सकता था उसमें कुछ कमी रह गई, तो वो कर क्या सकता था, ई, और कमी कितनी रह गई, आई आर। तो जो कमी रह गई उसको हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो हमको क्या मिला, जो वो कर रहा है। ये है टर्मिनल पोटेंशियल, ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से उसके ताकत में आने वाली कमी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द terminal potential. That's all for today's topic.